नमस्कार मित्रों, अथर्व सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, पत्राचार की कड़ी में आज हम विज्ञप्ति या इंग्लिश में इसे नोटिफिकेशन बोलते हैं, इसे हम अधिसूचना भी कहते हैं, अधिसूचना भी कहा जाता है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, विज्ञप्ति या अधिसूचना या नोटिफिकेशन, ये इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो नोटिफिकेशन और विज्ञप्ति के बारे में तो हम लोग काफ़ी जानते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान अक्सर आयोग की वेबसाइट पे हमेशा लगा रहता है। बरबस ही हमारा ध्यान न्यूज़पेपर में कहीं भी बॉक्स बना होता है या आयोग की वेबसाइट पे जो भी कोई नोटिफिकेशन आए तुरंत हम उसको देखने लगते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं। तो नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति हमारे लिए नई बात नहीं है। हमने हर एक दो दिन के बाद हमें कुछ न कुछ नोटिफिकेशन आयोग द्वारा मिलता रहता है उसकी वेबसाइट पे। तो हम उसके प्रारूप को बहुत बार देखे हैं, बहुत बार समझे हैं। तो बस हम उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम इससे अनजान नहीं है। हम सभी लोग नोटिफिकेशन को पूरी तरह से समझते हैं, देखते हैं क्या प्रारूप होता है। आयोग द्वारा कोई भी रिजल्ट आता है तभी विज्ञप्ति, कोई आंसर की जारी किया जाती तभी विज्ञप्ति, या फिर कोई सूचना होती है, परीक्षा का तिथि निर्धारित की जाती है, एग्जाम कैलेंडर आता है, तब भी कोई ना कोई विज्ञप्ति ही दी जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि विज्ञप्ति बहुत चीज़ प्रतित अंदाज में हम लोग उसको समझ सकते हैं, जाना पहचाना प्रारूप है। दोस्तों, विज्ञप्ति से तात्पर्य हमारा पत्र लेखन के उस प्रारूप से है जिसमें लोक विषयक महत्वपूर्ण मामले, शासनादेश, शासन संबंधित कोई विशेष निर्णय, कोई संवैधानिक निर्णय जो लोक महत्व के होते हैं और जिन्हें जनता को बताया जाना आवश्यक होता है, उन्हें हम विज्ञप्ति के माध्यम से सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी परिभाषा करें तो हम कर सकते हैं कि लोक विषयक महत्वपूर्ण मामले शासनादेश, संवैधानिक मामले, या ऐसी सूचनाएं जिन्हें सर्वसाधारण के सूचनार्थ जारी किया जाता है। सर्वसाधारण के सूचनार्थ जारी किया जाता है। जारी किया जाना होता है, वहाँ विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है। विज्ञप्ति जारी की जाती है या विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम? लोक विषयक महत्वपूर्ण मामले, शासनादेश, संवैधानिक मामले या ऐसी सूचनाएं जिन्हें सर्वसाधारण को के सूचनार्थ जारी किया जाना होता है, वहाँ विज्ञप्ति जारी की जाती है। अर्थात जब भी कोई जनता जनार्दन को जो सूचना देनी होती है किसी शासकीय कार्यालय द्वारा, शासकीय विभाग द्वारा या सरकार द्वारा, तो वो जनता के हितार्थ या जनता के सूचनार्थ विज्ञप्ति के रूप में जारी किया जाता है। इसे अधिसूचना भी कहते हैं हम, और इसके प्रेस विज्ञप्ति के रूप में भी जारी किया जाता है। एक प्रेस विज्ञप्ति भी होता है जो साधारणतः प्रेस में दिया जाता है छापने के लिए, ताकि वो जनता के हितार्थ, जनता के सूचनार्थ हर व्यक्ति के पास वो सूचना पहुंच जाए। पहले क्या होता था, पहले जो इंटरनेट की सुविधा नहीं थी या इस तरह की सुविधा नहीं थी, तो सारी सूचनाएं कहाँ प्रकाशित होती थी? न्यूज़पेपर में। ठीक है, आज भी सारी सूचनाएं न्यूज़पेपर में भी दी जाती हैं और आयोग की या सरकारी कार्यालयों की वेबसाइटों पे भी ये सूचना आपके लिए वहाँ पे विज्ञप्ति जारी की जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो है जब कोई सूचना देना चाहती है जनता को तो वो विज्ञप्ति जारी करती है। सरकार का मतलब होता है कि सरकारी सारे
जो सारे शासकीय कार्यालय होते हैं या शासकीय विभाग होते हैं या सचिवालय होता है, वहाँ से हमें विज्ञप्ति जारी की जाती है। तो विज्ञप्ति से हम शासनादेश से संबंधित सारी सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं और उसके अनुरूप जिसको जो सूचना आवश्यक होती है, जिसके लिए जारी किया था, वो अपना व्यक्ति कार्य कर लेता है। तो ये विज्ञप्ति मतलब कि शासनादेश से संबंधित सारे मामलों को जनता को सूचनार्थ से ये प्रेषित की जाती है। तो इसके संदर्भ में हम थोड़ा सा ये चर्चा कर लें, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं कि हम कह रहे हैं कि ये जनता के लिए जारी की जाती है, इसका सर्वसाधारण के लिए जारी किया जाना अनिवार्य होता है। तो सर्वसाधारण का मतलब क्या हुआ? सर्वसाधारण का मतलब हुआ कि जनता के लिए, तो जनता के जारी करने के क्या किया जाएगा? इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा। सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाना इसका अनिवार्य रूप, कोई भी विज्ञप्ति सरकारी गजट में प्रकाशित अनिवार्य रूप से की जाएगी। अगर ये प्रकाशित नहीं की जाती है तो इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और इसकी विधि मान्यता जो है अवैध हो सकती है। तो सरकारी गजट में प्रकाशित होना और दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होना, वेबसाइट में प्रकाशित होना, इसका अनिवार्य प्रारूप है। क्योंकि अगर ये नहीं प्रकाशित किया जाएगा तो जनता के समक्ष कैसे पहुंचेगा? तो सरकार द्वारा इसे एक सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है, प्रेस में भी दिया जाता है ताकि ये जनता के सूचनार्थ पहुंच जाए। तो इसकी जो मुख्य परिभाषाएं हैं, अगर हम इसकी परिभाषा तो हमने समझ लिया, अब इसकी हम विशेषताओं की अगर चर्चा करते हैं तो विशेषताओं में हम क्या देख सकते हैं? पहली विशेषता इसकी क्या हो सकती है? ये कार्यालय के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी किया जा रहा है, मान लीजिए लोकसेवा आयोग द्वारा जारी किया जाए तो कार्यालय के उच्च पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, उच्च पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा या निर्गत किया जाएगा। ठीक है, दूसरी परिभाषा इसकी विशेषता क्या होगी कि ये एक दिशीय होता है, अर्थात ये एक आयामी या एक दिशीय होता है। क्यों एक दिशीय होता है? क्योंकि इसका उद्देश्य क्या होता है? जनता को सूचना देना। जब जनता को सूचना देने के लिए जब जारी किया जाएगा तो जनता से किसी प्रकार के जवाब की अपेक्षा तो है नहीं शासन को या कार्यालय को, तो ये एक दिशीय ही होगा। इसे किसी प्रकार के सूचना की जरूरत नहीं, जवाब की जरूरत नहीं होती है, इसलिए एक दिशा में ही जारी किया जाता है। तीसरा, इसका सरकारी गजट में प्रकाशन अनिवार्य है। सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है। गजट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है। इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? जनता के सूचनार्थ। किसके लिए जारी किया जा रहा है ये? तो जनता के सूचनार्थ जारी किया जाता है। अनुपालन दंडनीय नहीं है। इसमें एक चीज समझने लायक है, अभी तक हमने जितने प्रारूप पढ़े थे, चाहे कार्यालय आदेश हो, कार्यालय आदेश में क्या होता था कि उसके अनुपालन न करने पे, उल्लंघन करने पे दंड का अपराधी, दंड के भागीदार बनता था व्यक्ति। यहाँ पे क्या है कि ये जन सूचना में जारी की गई है। अब जैसे कोई सूचना, मान लीजिए कोई विज्ञापन जारी होता है, किसी भर्ती की वैकेंसी के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है आयोग द्वारा, तो जो व्यक्ति उस योग्य है, उन्होंने उस सूचना को देखा, उसकी मर्जी होगी तो वो फॉर्म अप्लाई करेगा, नहीं होगी तो नहीं अप्लाई करेगा। अर्थात सूचना के संबंध में इसका अनुपालन जो है दंडनीय नहीं है, किसी भी प्रकार से इसका अनुपालन दंडनीय। मान लीजिए कोई विज्ञप्ति जारी की जाती है कि परीक्षा 20 अक्टूबर को आयोजित होने वाली है, अगर जो व्यक्ति परीक्षा नहीं देना चाहता वो परीक्षा देने नहीं जाता है, इसका मतलब इसका वो उल्लंघन नहीं कर रहा है, नहीं जाने की इच्छा है तो नहीं दिया परीक्षा। बहुत से परीक्षार्थी, अक्सर आपने देखा होगा कि परीक्षा में 50% लोग ही उपस्थित हुए, तो ये उल्लंघन इसका दंडनीय नहीं माना जाएगा। ठीक है। हाँ, इसका दूसरा पक्ष ये होगा कि अगर ये सरकारी गजट में प्रकाशित हो गया आयोग द्वारा, तो
तो अगर आप इसे चाहें, अगर आपके खिलाफ ये जाता है, आप इसमें नियम कानून दिए जाते हैं विज्ञप्ति जारी करने के समय, बाद में उसके अनुरूप अगर कुछ बदलाव किया जाता है तो आप न्यायालय में पहुंच सकते हैं। तो ये जारी करने वाले के खिलाफ साबित किया जाता है। कार्यालय आदेश वगैरह में क्या है कि उसमें जो है जिसके लिए जारी किया जाएगा वो उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ होगा ये। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जारीकर्ता के खिलाफ होता है। अगर आयोग ने किसी विज्ञापन के लिए किसी वैकेंसी में ये लिख दिया कि इसके लिए स्नातक एवं समकक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य है, तो बाद में अगर उसको कह देता है कि नहीं इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन अनिवार्य है, तो आप जो है न्यायालय में जा सकते हैं। अर्थात जो विज्ञप्ति जारी की है, जो विज्ञप्ति होती है ये जारीकर्ता के खिलाफ जा सकती है। इसको सुनने वाले, समझने वाले, देखने वाले व्यक्ति के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इसका अनुपालन दंडनीय नहीं है। परीक्षा मन करे तो दे, न दे, ये उसके ऊपर है, कोई प्रकार के दंड की व्यवस्था नहीं है। ठीक है। और देखिए हम इसकी विषय वस्तु क्या होती है। विषय वस्तु इसकी क्या होती है, विषय वस्तु की बात करें अगर हम, इसकी विषय वस्तु क्या होगी, सदैव, इसकी विषय वस्तु सदैव क्या होगी, शासन से संबंधित सूचनाएं, शासन संबंधी सूचनाएं, नीतियां, सांविधिक मामले। ठीक है। अर्थात कोई भी अगर इसकी विषय वस्तु की हम बात करते हैं तो ये शासन से संबंधित सूचनाएं ही प्रकाशित की जाती है, इसमें अन्य किसी प्रकार के सूचनाओं का प्रकाशन नहीं होता। अर्थात ये जो अधिसूचना जारी की जाती है इसमें किसी न किसी के शासन द्वारा नीतिगत मामले होते हैं, कोई सूचना होती है, कोई विज्ञापन, कोई भर्ती प्रक्रिया होती है, तमाम तरह की सूचनाएं, यानी शासन संबंधित सूचनाएं ही इसमें जारी की जाती हैं। ठीक है। तो ये विषय वस्तु इसकी हो गई। अब हम इसकी भाषा की अगर चर्चा करते हैं, भाषा शैली की बात करें, इसकी भाषा शैली क्या हो जाएगी, इसकी भाषा शैली जो होगी ये हमेशा क्या होगी, तृतीय पुरुष वाली होगी। तृतीय पुरुष तटस्थ। ठीक है। तृतीय पुरुष तटस्थ शैली में होगी इसकी भाषा। क्यों? क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वही होती है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, ठीक है, तो ये जारी करने वाला व्यक्ति अपनी तरफ से नहीं जारी कर रहा है, ये शासन का आदेश होता है, ये राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा के विषय में जारी किया जाता है, उनके अनुरूप ही जारी किया जाता है। इसलिए इसको तृतीय पुरुष तटस्थ शैली में लिखा है। इसमें किसी प्रकार के अभिवादन, किसी प्रकार के अधोलेख की आवश्यकता नहीं पड़ती है, संबोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सर्वसाधारण को सूचित होता है, इसलिए किसी प्रकार के संबोधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी भाषा एकदम तटस्थ शैली की होती है, नियत प्रारूप होता है। ठीक है। ये इसकी विशेषताएं हो गई। ये विशेषताओं के बाद हम परिभाषा विशेषता देख ली, इसके बाद हम इसके प्रारूप पे चर्चा करते हैं। इसका प्रारूप क्या होता है ये हम देख लेते हैं। प्रारूप तो हालांकि हम हमेशा विज्ञप्ति के प्रारूप को आप लोग काफ़ी ध्यान से देखे होंगे, इससे हम लोग काफ़ी परिचित हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा प्रारूप नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जिसे हम नहीं जानते हैं। तो अगर इसके प्रारूप की चर्चा करें तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, विज्ञप्ति आपने देखा होगा ध्यान से, तो मान लीजिए कि हम लोक सेवा आयोग द्वारा ही कोई विज्ञप्ति जारी करवाते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। आज ये काम नहीं कर रहे हैं सारे मार्कर। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, संख्या। ठीक है। अब यहाँ पे हम संख्या डाल देंगे 2020। ठीक। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्रयागराज, और दिनांक
मान लीजिए आज है 27 अक्टूबर 2020। सब गड़बड़ हो गया। प्रयागराज दिनांक 2020, ये हमारा क्या हो गया, ये ऊपर का हिस्सा हो गया। पहले हम आयोग के नाम लिखेंगे। अगर कोई अनुभाग है, अगर यहाँ पे कोई अनुभाग भी होगा तो अनुभाग हम यहाँ पे संख्या से ऊपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आयोग द्वारा जारी किए गए अनुभाग नहीं होता है सीधे सीधे, तो हम इसका प्रारूप यही लिखेंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग संख्या इतना, प्रयागराज दिनांक इतना। ठीक है। इसके बाद अगर हम कोई उदाहरण के रूप में ले लें, मान लीजिए कि अभी कोई परीक्षा आयोजित होने वाली है, तो हम लिखते हैं सम्मिलित, या हम ऐसे लिख सकते हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी ठीक है, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 के संबंध में जारी, ठीक, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 के संबंध में जारी पूर्व विज्ञप्ति, ठीक है, संख्या दिनांक, जारी पूर्व विज्ञप्ति संख्या के अनुसार, ठीक है, अनुसार प्रारंभिक परीक्षा 3 मई 2020 को आयोजित होनी थी, ठीक है। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षा 2016 के संबंध में जारी पूर्व विज्ञप्ति की संख्या इतने के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा 3 मई 2020 को आयोजित होनी थी। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत उपर्युक्त परीक्षा रद्द की जाती है, ठीक है। उपर्युक्त परीक्षा रद्द की जाती है। इस परीक्षा के संबंध में नई तिथि शीघ्र ही आयोग की
वेबसाइट upsc.nic.in पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। क्या लिखा हमने? समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, दो अधिकारी परीक्षा, यहाँ पे लिख देंगे हम प्रारंभिक परीक्षा 2016 के संबंध में जारी पूर्व विज्ञप्ति संख्या इतने के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा 3 मई 2020 को आयोजित होनी थी। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत उपयुक्त परीक्षा रद्द की जाती है। इस परीक्षा के संबंध में नई तिथि शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पे upsc.nic.in पे उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, बस हस्ताक्षर, और यहाँ पे क्या होगा? हस्ताक्षर के बाद यहाँ पे सचिव या परीक्षा नियंत्रक। कुछ मामलों में आज्ञा से भी लिखा जाता है, हालांकि आज्ञा से सभी प्रकार की विज्ञप्ति में आज्ञा से नहीं लिखा जाता। जैसे कुछ विज्ञप्ति में यदि स्थानांतरण की बात की गई हो, अवकाश की बात की गई हो, या किसी प्रकार के अन्य सूचनाएं हो, वहाँ पे अगर आज्ञा से जारी करना हो तो वहाँ से हम आज्ञा से लिखेंगे। इस तरह के मामलों में आज्ञा से लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा डेट को चेंज कर दिया जाए, क्योंकि ये 3 मई की बात हम कर रहे हैं, तो ये 3 मई से पहले की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो हम इसको कर सकते हैं दिनांक 12 मार्च 2020। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके प्रारूप को समझ गए। आज्ञा से तभी लिखेंगे जब उस तरह के कोई नीतिगत विषय या कोई शासनादेश हो, तब जा करके हम यहाँ आज्ञा से लिखेंगे। नहीं तो हम इस तरह की जो विज्ञप्ति अगर तैयार करते हैं तो वहाँ पे आज्ञा से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आज्ञा से हस्ताक्षर परीक्षा नियंत्रक भी लिखते हैं आप तो कोई बात नहीं है, हालांकि ये आज्ञात्मक विज्ञप्ति नहीं है। विज्ञप्ति में यहाँ इसका उल्लेख भी किया जा सकता है, जैसे कुछ विज्ञप्तियाँ ऐसी होती है उसमें उल्लेख कर दिया जाता है कि विज्ञप्ति किस प्रकार की है। ठीक है, तो एक विज्ञप्ति के प्रारूप को और समझते हैं दूसरे तरह का, जहाँ पे होगा हमारे लिए आज्ञा से लिखा होना अनिवार्य होगा। अब जैसे एक विज्ञप्ति हम या अधिसूचना जो है हम स्थानांतरण के बारे में लिखते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय लखनऊ। ठीक है, नियुक्ति अनुभाग 3। अब यहाँ पे हम लिखेंगे संख्या। ठीक है, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय लखनऊ, नियुक्ति अनुभाग 3, संख्या इतना। अब इस तरह की विज्ञप्ति में हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे, मान लीजिए किसी, अब यहाँ पे हम लिखेंगे विज्ञप्ति या अधिसूचना, जो भी लिखना हो आपको लिखेंगे यहाँ पे अधिसूचना यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्थानांतरण। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। तो इस तरह की विज्ञप्ति या अधिसूचना जारी की, वहां पे हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? श्री क ख ग अनुभाग अधिकारी
वित्त विभाग का आवश्यक मामले के संबंध में शिक्षा विभाग अनुभाग 4 में तदनुरूप पद पर अस्थायी स्थानांतरण, ठीक है, किया जाता है। क्या लिखा हमने? श्री क ख ग अनुभाग अधिकारी वित्त विभाग का आवश्यक मामले के संबंध में, यानी कोई आवश्यक काम आ गया है, शिक्षा विभाग अनुभाग 4 में तदनुरूप पद पर अस्थायी स्थानांतरण किया जाता है। श्री क ख ग से शीघ्र पदभार ग्रहण करने की अपेक्षा है। अब यहां से हम क्या करेंगे? यहां से हम लिख सकते हैं आज्ञा से मुख्य सचिव, ठीक है। तो इस तरह के अगर हम विज्ञप्ति अधिसूचना की बात करेंगे तो वहां पे हम आज्ञा से लिखेंगे। यहाँ पे एक प्रकार से मुख्य सचिव द्वारा श्री क ख ग को आज्ञा दी जाती है कि वो जो वित्त विभाग में है इस समय, वो इस विभाग के स्थान पर शिक्षा विभाग में उसी पद पे, अनुभाग अधिकारी के पद पे ही स्थानांतरित किए जाते हैं कुछ आवश्यक कार्यों के संदर्भ में। तो इस तरह की जब आप विज्ञप्ति तैयार करेंगे तो वहाँ पे आज्ञा से लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे आज्ञा से लिखना अनिवार्य है। यहाँ पे उनको आदेश ही दिया जा रहा है ताकि वो इस पद को छोड़ के इस पद पे ग्रहण कर ले, ठीक है। तो इस तरह की अधिसूचना अगर जारी की जाती है तो वहाँ पे आज्ञा से हम लिखेंगे। बाकी जो लोक सेवा आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होती है, विज्ञप्ति जारी होती है, वहाँ पे जनता के सूचनार्थ जो विज्ञप्ति जारी होती है, हम लोगों के हितार्थ विद्यार्थियों के रूप में आवश्यक सूचनाओं दी जाती है, वहाँ पे आज्ञा से लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये विज्ञप्ति का प्रारूप हमने देख लिया, और विज्ञप्ति के प्रारूप को आप सब लोग रोज़ देखते हैं। आप यूपी पीएससी पे जाएंगे, वहाँ पे कोई भी विज्ञप्ति, कोई भी सूचना आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको विज्ञप्ति का प्रारूप मिल जाएगा। फिर भी टेलीग्राम चैनल पे हम उपलब्ध करा देंगे आपको विज्ञप्ति की जो प्रारूप है और उसका उदाहरण है, ठीक है। आप उसको देखते रोज़ है, बस प्रैक्टिस करके हम इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले पत्र में, अगले क्लास में अगले पत्र को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।